हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 2 तक बहुत कुछ सीखा था और आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं रोल्स ऑफ मैनेजर। यानी कि एक मैनेजर का क्या क्या रोल्स रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन कौन से रोल्स को उन्हें निभाने पड़ते हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग देखिए, ये नाम जरा ध्यान से पढ़िए। हेनरी मिन्सबर्ग आइडेंटिफाइड 10 डिफरेंट रोल्स सेपरेटेड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी कि हेनरी मिन्सबर्ग ने क्या किया कि 10 डिफरेंट रोल्स को तय किया और 3 कैटेगरीज में इनको बांट दिए गए। सबसे पहला इंटरपर्सनल रोल। सबसे पहला क्या है? इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल मतलब क्या होता है? These ones that, like the name suggests, involve people and other ceremonial duties. It can be further classified as follows. Interpersonal role मतलब जो रोल मेरे पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करता है, जो रोल मेरे पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करता है। यानी कि लीडर, लाइसन बोल सकते हो आप, फिगर हेड बोल सकते हो। लीडर का क्या काम रहता है? लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है स्टाफिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एसोसिएटेड ड्यूटीज के लिए। फिगर हेड का क्या काम रहता है? ऑर्गेनाइजेशन का सिंबॉलिक हेड रहता है फिगर हेड। ओके। और लाइसन मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल कॉन्टैक्ट्स एंड इन्फॉर्मर्स दैट कंपोज द ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क्स के बीच में सारे के सारे कॉन्टैक्ट मेंटेन करवाता है लाइसेंस। तो इन सब सारे रोल्स को हम लोग बोल सकते हैं इंटरपर्सनल रोल। वापस से रिपीट कीजिए, क्या बोल सकते हैं? इंटरपर्सनल रोल। तो रोल्स ऑफ मैनेजर को हेनरी जी ने 3 कैटेगरीज में सेपरेट किया है। सबसे पहला कैटेगरी इंटरपर्सनल रोल हम लोग ने पढ़ा, उसमें क्या क्या आता है? लीडर आता है, फिगर हेड आता है और लाइसेंस आता है। लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड ड्यूटीज। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करने का, सेलेक्ट करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है? लीडर का रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? लीडर का रहता है। एसोसिएटेड ड्यूटीज का भी लीडर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। फिगर हेड मतलब आपको समझा दिए, द सिंबॉलिक हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप सिंबॉलिक हेड है तो आपको कहा जाएगा फिगर हेड। और लाइसेंस मतलब आपको समझा दिए, मेंटेन्स द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल कॉन्टैक्ट्स एंड इन्फॉर्मर्स दैट कंपोज द ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। यानी कि हर किसी के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसेंस। अब सेकेंड टाइप के रोल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशनल रोल। नाम से ही पता चल रहा है, इंफॉर्मेशनल रोल मतलब क्या हो गया? कलेक्टिंग, रिसीविंग एंड डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और इंफॉर्मेशन को चारों तरफ फैला देना, यह है इंफॉर्मेशनल रोल। क्या है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और इंफॉर्मेशन को चारों तरफ अपने सारे के सारे इंप्लॉइज के साथ फैला देना, इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशनल रोल। मैनेजर का यह भी काम रहता है कि इंफॉर्मेशन सही तरीके से सही बंदे के पास पहुंचे, है कि नहीं? तो इसीलिए दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है इंफॉर्मेशनल रोल। क्या है? इंफॉर्मेशनल रोल रिलेटेड टू कलेक्टिंग, रिसीविंग एंड डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। भैया डिसैमिनेटिंग मतलब क्या होता है? डिसैमिनेटिंग मतलब होता है फैला देना, यानी कि इंफॉर्मेशन फैला देना। ओके। अब देखिए, यहां पे लिखा हुआ है मॉनिटर। मॉनिटर मतलब क्या होता है? पर्सनली सीक एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशनल रोल में सबसे पहले काम होता है कि आप अपने इंप्लॉयज को, आप अपने स्टाफ को मॉनिटर कर रहे हो। भैया मॉनिटर मतलब क्या होता है? मॉनिटर मतलब होता है कि आप पर्सनली सबको देख रहे हो, सबको इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो और सबसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद स्पोक्स पर्सन।
एक मैनेजर हमेशा स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, बोलना आना चाहिए उनको। अगर बोल ही नहीं पाएगा अपना पॉलिसीज के बारे में, रूल्स के बारे में, आउटसाइडर लोगों को उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है पॉलिसीज और एक्शंस प्लान्स के बारे में, ठीक है। तो ऑन द कंट्री ऑफ द अबव रूल्स, हियर द मैनेजर ट्रांसमिट्स द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, पॉलिसीज एंड एक्शंस टू आउटसाइडर। ओके, अब थर्ड हो गया डिसीजनल रोल। अब थर्ड हो गया डिसीजनल रोल, यानी कि डिसीजन भी लेना पड़ता है। एक मैनेजर एंटरप्रेन्योर भी रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपको पढ़ा है ना। एक मैनेजर एंटरप्रेन्योर भी रहता है, वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उसको चेंज करने की कोशिश करता है। उस अपॉर्चुनिटी के तहत उसको रिस्पॉन्ड करता है ताकि वो छट से ग्रैब कर ले और फट से उसको फायदा हो जाए, है कि नहीं। तो डिसीजन का भी रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक मैनेजर के लिए। इसके बाद मैनेजर को नेगोशिएशन भी आना चाहिए, है ना। नेगोशिएटर भी है। अगर मान लीजिए कि उसको अगर कहीं पे नेगोशिएट करना पड़ रहा है, कहीं पे फिक्स करना पड़ रहा है प्राइसिंग के मामले में या तो कुछ कुछ भी चीजें के मामले में, तो वो एक अच्छा नेगोशिएटर भी होना चाहिए। इसके बाद रिसोर्स एलोकेटर, यानी कि रिसोर्स एलोकेटर मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर सारे के सारे इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्स या तो बोल लो फिजिकल रिसोर्स, अच्छे से एलोकेट करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेक्स और अप्रूव ऑल सिग्निफिकेंट डिसीजन रिलेटिंग टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सिंपल सा बात है। इसके बाद डिस्टरबेंस हैंडलर, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिस्टरबेंस होता है ना जी, उसको हैंडल कौन करता है, मैनेजमेंट। ये सब क्या है, ये सब डिसीजनल रोल के अंदर पड़ता है। डिसीजनल रोल के अंदर क्या क्या पड़ता है, एंटरप्रेन्योर, नेगोशिएशन, रिसोर्स एलोकेटर और डिस्टरबेंस हैंडलर। क्या है, डिस्टरबेंस हैंडलर, ठीक है। क्लियर है, समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए। अच्छा भैया ये पीडीएफ कहां पे मिलेगा, ये पीडीएफ से ही तो हम पढ़ा रहे हैं भैया बहुत दिन से। आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर या तो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए अभी भी अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में, मैनेजरियल स्किल्स के बारे में, ठीक है। मैनेजरियल स्किल्स क्या होता है, रोल्स तो हम लोग पढ़ लिए भैया, रोल्स तो हम लोग पढ़ लिए, वापस से एक बार रिवाइज करवा दूं। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़े इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में भैया आया था लीडर, फिगर हेड और लाइसन। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा इंफॉर्मेशनल रोल, यानी कि कलेक्टिंग, रिसीविंग एंड डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि कलेक्ट करना, रिसीव करना और चारों तरफ फैला देना। इंफॉर्मेशनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल में हम लोग पढ़े थे मॉनिटर, स्पोक्स पर्सन, है ना। इसके बाद थर्ड, यहां पे देखिए कोने में लिखा हुआ है सी पॉइंट, आप लोगों को दिख रहा होगा सी, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजनल रोल, ठीक है। डिसीजनल रोल, इसमें क्या क्या आता है, एंटरप्रेन्योर, डिसीजन किसको लेना पड़ता है भैया, एंटरप्रेन्योर को। नेगोशिएटर, अगर कहीं पे तुम नेगोशिएट करने जाते हो, कहीं पे तुम मान लो कि बहुत ज्यादा नेगोशिएट करते हो या बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हो या कुछ ये प्राइसिंग फिक्स करते हो, तो वो भी तो एक मतलब कि डिसीजन लेना ही हुआ ना, वो भी तो डिसीजनल रोल्स के अंदर ही पड़ेगा ना। इसके बाद रिसोर्स एलोकेटर पड़े और डिस्टरबेंस हैंडलर, यानी कि कोई भी डिस्टरबेंस हुआ तो उसको हैंडल कौन करेगा, मैनेजर, ठीक है। तो रोल्स तो पढ़ लिए, आइए मैनेजरियल स्किल्स पढ़ते हैं अभी। मैनेजर मतलब कि मैनेजरियल स्किल्स क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैनेजमेंट के पास टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी को समझने परखने की शक्ति होनी चाहिए। उनको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर साइंस। एक मैनेजमेंट को हर टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए जिससे उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चले, है ना। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि टेक्निकल स्किल्स दैट रिफ्लेक्ट both an understanding of and a proficiency in the specialized field
For example, a manager may have technical skills in accounting, finance, engineering, manufacturer और computer science. ठीक है, तो हमेशा टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए. इसके बाद मैनेजमेंट के पास, मैनेजर के पास भैया ह्यूमन स्किल्स भी होने चाहिए. ह्यूमन स्किल्स क्या होता है भैया? ह्यूमन स्किल्स आर द स्किल्स एसोसिएटेड विद द मैनेजर्स एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स. यानी कि मैं दूसरों के साथ अच्छे से काम कर रहा हूं, अच्छे से पेश आ रहा हूं, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन स्किल. मान लो कि मान लो कि एक जगह का मैनेजर गाली गलौज से बात कर रहा है, फिर यह सही है क्या नहीं गलत? बताओ. एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज लोगों को गाली गलौज से बात कर रहा है, वो बिल्कुल सही है ना? नहीं भैया, बिल्कुल सही नहीं है. ये ह्यूमन स्किल्स तो यही सिखाता है कि मैनेजर का कितना एबिलिटी है कि वो दूसरों के साथ काम कर सके, दूसरों से हाथ मिला के चल सके, वो अच्छा लीडर बन सके. ठीक है, चलिए. इसके बाद एक है कंसेप्ट स्किल्स. कंसेप्ट स्किल्स मतलब क्या होता है भैया? कंसेप्चुअल स्किल्स रिलेटेड टू द एबिलिटी टू विजुअलाइज द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल. यानी कि मैं पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को मैं समझ पा रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या नीड है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी. ये भी कंसेप्चुअल स्किल्स भी रहनी चाहिए. मैं एज ए होल सब कुछ यहां पे देख पा रहा हूं, सिंपल सा बात है ना? इसके बाद एक स्किल्स का नाम है मतलब वो डिजाइन स्किल्स. ठीक है, लास्ट वाला स्किल्स है डिजाइन स्किल्स. इसका मतलब क्या होता है भैया? इट इज द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन वेज दैट वी बेनिफिट द एग्जाम एंटरप्राइज. यानी कि एंटरप्राइज को जिस वे में बेनिफिट हुआ, उस वे में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. एंटरप्राइज को जिस वे में मतलब कि बेनिफिट मिलेगा, उस वे में आप अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं डिजाइन स्किल्स. ठीक है, डिजाइन स्किल्स मतलब ये नहीं कि डिजाइन बनाना. आप क्या समझे? डिजाइन बनाना बिल्कुल नहीं. तो डिजाइन स्किल्स का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन वेज दैट वी बेनिफिट द एंटरप्राइज. यानी कि हमें एंटरप्राइज के हिसाब से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चाहिए. ठीक है, जिस हिसाब से एंटरप्राइज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. अच्छा, ठीक है. अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं. अभी हम लोग आपको कुछ लिखवाएंगे. इतना तक तो हम लोग पढ़ लिए. अब हम आपको कुछ लिखवाना चाहते हैं. आइए आइए, हेडिंग दीजिए, कॉपी में हेडिंग दीजिए. कुछ कुछ पीडीएफ से पढ़ाएंगे भी और कुछ कुछ आपको लिखवाएंगे भी. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको संभाल के रखें. सिंपल सा बात है. मैं तो ये बोलूंगा कि जो जो पढ़ा रहे हैं वो सब भी अपने कॉपी में लिखो. तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट. इसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे. यानी कि मैनेजमेंट के थॉट देने वाले बहुत सारे महानुभवी इंसान लोग हैं हमारे सामने. तो आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. यानी कि मैनेजमेंट थॉट्स का कितना सारा स्कूल्स है. लिखिए पहले, उसके बाद समझाते हैं. ए, क्लासिकल स्कूल, जिसको दिया है क्लासिकल स्कूल्स के थॉट्स को दिया है कंट्रीब्यूटेड बाय टेलर एंड हेनरी फॉयल. टेलर एंड हेनरी फॉयल. यानी कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं. मैनेजमेंट को लिखने का, मैनेजमेंट को समझने का कितने कितने स्कूल्स है और कितने कितने थॉट्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. सबसे पहले तो हम लोग ने पढ़ा क्लासिकल स्कूल. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल स्कूल. क्लासिकल स्कूल मतलब कि क्लासिकल स्कूल का जो विचार है वो कौन कंट्रीब्यूट किया है? वो टेलर और हेनरी फॉयल ने कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नियो क्लासिकल स्कूल. ये भी एक अप्रोच है, ये भी एक थॉट है. न्यू क्लासिकल थॉट मतलब स्कूल. इसको किसने कंट्रीब्यूट किया है? इसको कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच
ह्यूमन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ठीक है। और थर्ड, अब थर्ड है मॉडर्न स्कूल। मॉडर्न स्कूल के थॉट्स में क्या दिया हुआ है? मॉडर्न स्कूल, आइए लिखते हैं इसको। मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न स्कूल में सिस्टम अप्रोच के बारे में दिया हुआ है। सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी। सब कुछ समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा, एक एक करके सब कुछ डिटेल में लिखवा रहे हैं, प्लीज लिखिए। आइए लिखिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिकल स्कूल्स के बारे में। क्लासिकल स्कूल्स को किसने कंट्रीब्यूट किया? टेलर और हेनरी फॉल ने। तो टेलर और हेनरी फॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। आइए शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिए यहां पे, क्लासिकल स्कूल। ठीक है, क्लासिकल स्कूल। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल। साइंटिफिक मैनेज, क्लास 12 बीएसटी में भी आप लोग शायद पढ़े होंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। किसने मतलब कि किसने दिया था? कौन इसके रचयिता है भैया? इसके रचयिता है टेलर। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल्स के बारे में। आइए, एफ डब्ल्यू टेलर, देखिए एफ टेलर, पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Father of scientific management was the first to recognize was the first to recognize and emphasize the need of the need of adopting a systematic scientific approach. Systematic scientific systematic scientific approach, ठीक है, to the task of management, to the task of management of an enterprise। आइए पहले इसको समझ लेते हैं। क्लासिकल स्कूल्स भैया स्टार्ट किए थे सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल्स के तहत, जिसको कौन लिखा है? जिसको लिखा है एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने लिखा है जिसको, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। was the first to recognize and emphasize the need of adopting a systematic scientific approach। यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर फर्स्ट थे जिन्होंने ये सोचा, जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, जिससे मैनेजमेंट का काम एकदम आसान हो जाए, जिससे आराम से हम लोग एक
एंटरप्राइज को पूरा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली मैनेज कर पाए, यानी कि ये सिस्टमेटिक साइंटिफिक अप्रोच लाए और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने का ये दुनिया हिला दिए पूरा, ठीक है। तो इनको इसलिए हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का तो हम आपको लिखवा दिए। आइए अभी अभी हम लोग को पढ़ना है क्लासिकल स्कूल का सेकंड, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। आइए लिखिए, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल किसने दिया है? हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल, इसको भी आप लोग ने बीएसटी में पढ़ा होगा, है ना। हेनरी फॉयल लिखिए नीचे में, हेनरी फॉयल इज कंसिडर्ड Henry Fayol is considered to the founder of management, founder of management process school, founder of management process school, ठीक है। he points out he points out he points out that management is that management is functional concept, management is a functional concept। समझाते हैं, पहले लिख लो, functional concept, okay, which is universal, which is universally applicable to any type of enterprise, any type of enterprise, be it as business enterprise or business enterprise और अदरवाइज, ठीक है। लिख लिया आप लोग ने इसको, इसको फिर समझाना शुरू करते हैं, अभी समझाना इसको शुरू करते हैं। आइए आइए, सो मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल का रचयिता कौन है? मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल हेनरी फॉयल का मतलब कि दिया हुआ है, ओके। तो हेनरी फॉयल इज कंसिडर्ड टू द फाउंडर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, यानी कि फाउंडर कौन कहलाता है? हेनरी फॉयल। ही पॉइंट्स आउट दैट द मैनेजमेंट इज अ फंक्शनल कंसेप्ट, मतलब कि हेनरी फॉयल जी का मानना है कि मैनेजमेंट एक फंक्शनल कंसेप्ट है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, कहीं भी कोई भी एंटरप्राइज में एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइज हो या ना हो, मैनेजमेंट हर जगह लगती है। हेनरी फॉयल ने बोला है कि मैनेजमेंट एक फंक्शनल कंसेप्ट है और मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइज हो चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइज नहीं हो, मैनेजमेंट तो लागबे ही लागबे, ठीक है। आइए, इतना लिखने के बाद आइए शुरू करते हैं अब न्यू क्लासिकल स्कूल्स का विवरण। न्यू क्लासिकल स्कूल्स के बारे में मतलब अब शुरू करते हैं। आइए लिखिए, हेडिंग हेडिंग दीजिए, नियो क्लासिकल स्कूल, ओके। चलिए,
न्यू क्लासिकल स्कूल में सबसे पहले हम लोग ने देखा था ह्यूमन रिलेशन स्कूल। भैया ह्यूमन रिलेशन स्कूल के फाउंडर कौन है? ह्यूमन रिलेशन स्कूल के फाउंडर है एल्टन मायो। क्या है? एल्टन मायो जी ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स के फाउंडर। आइए सबसे पहले लिख लेते हैं, इसके बाद आपको फिर वापस समझाएंगे। चलिए देखिए, इन द अर्ली 20th 20th century, in the early 20th century, Elton Mayo, Elton Mayo professor at the Harvard University, the Harvard University could could realize the importance could realize the importance of the thought of this of this thought by experiments and observation। बाबू लिखो, क्योंकि तुम्हारा पेपर है नॉन एमसीक्यू। अगर तुम लोग लिखने में कंजूसी करोगा फिर भाई बहुत दिक्कतें हैं, है ना। लिखो, ऑब्जर्वेशन इन द फैक्ट्री ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, these experiments एक मिनट, एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ और एक चीज ऐड होगा, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एट हाथवोन सिटी, ठीक है, इन शिकागो, शिकागो। अब लिखो फुल स्टॉप। These experiments and observation these experiment and observation of प्रोफेसर एल्टन मायो। लिखो लिखो फटाफट लिखो भाई, आलस वालस नहीं। प्रोफेसर एल्टन मायो, देख रहा हूं तुम लोग सो के देख रहे हो ये लेक्चर, फिर सोए ही रह जाओगे। आर नोन एज हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। आओ इसको समझते हैं। अभी हो गया? अभी तक नहीं हुआ तो पॉज कर लो, इसको समझते हैं। ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स के बारे में समझते हैं, जिसको लिखे हैं एल्टन मायो ने, मतलब कि जिसका पूरा का पूरा रिसर्च किसका है? एल्टन मायो का है। तो देखिए, इन द अर्लियर 20th सेंचुरी,
एल्टन मायो मतलब कि प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। एल्टन मायो किधर के प्रोफेसर थे भैया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द थॉट बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इन द फैक्ट्री ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी था हाउथॉर्न सिटी में, शिकागो में, और वहां पे ना वो लोग वो एक्सपेरिमेंट करते थे, वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते थे। उसी ऑब्जर्वेशंस को के बेसिस पे उन्होंने ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स का डेवलपमेंट किया, और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उसी को हम लोग बोलते हैं हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। लिख लीजिए एक बार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे वो, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे, और उनका ये ये थॉट था एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन करने का फैक्ट्री ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एट हाउथॉर्न सिटी इन शिकागो। ठीक है, तो दीज एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोफेसर एल्टन मायो आर नोन एज हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट वो किए थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हाउथॉर्न सिटी में, उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है? हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। लिखिए ह्यूमन, अब नेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियरल ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच। ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच जिसको लिखा है मैरी पॉर्कर फोलेट ने। मैरी पॉर्कर फोलेट, ठीक है, ये अप्रोच किसका देन है? मैरी पॉर्कर फोलेट का। मैरी पॉर्कर फोलेट का। आइए लिखिए अकॉर्डिंग टू द स्कूल्स, अकॉर्डिंग टू द स्कूल performance, according to the school performance of managerial activity, managerial activity in consideration of the conduct, in consideration of the conduct, in consideration of the conduct और behavior, लिखिए behavior of working personnel, working personnel is an effective, is an effective is an effective and decent management, and decent management, management, ठीक है, in the respect, in these respect, in this respect the contribution, the contribution, पहले लिख लीजिए उसके बाद अच्छे से समझाते हैं। कंट्रीब्यूशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरी पॉर्कर फोलेट, मैरी पॉर्कर फोलेट, a member of the human behavioral school, behavioral school, a member of the human behavioral school is particularly mentionable, is particularly
पर्टिकुलरली मेंशनेबल। देखिए आप लोग, पर्टिकुलरली मेंशनेबल। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच, मैरी पॉर्कट फॉलेट ने इस अप्रोच को मतलब डेवलप किया है। इस अप्रोच के तहत देखिए क्या फोकस किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द स्कूल्स, द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटी इन कंसिडरेशन ऑफ द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ द वर्किंग पर्सनल, यानी कि एक वर्कर, एक एम्प्लॉय किस तरह से वो काम करता है और उसका क्या बिहेवियर रहता है, उसके हिसाब से उसको सारे के सारे मैनेजरियल एक्टिविटी को देखना, परखना, इवेलुएट करना इफेक्टिव और डिसेंट मैनर में, ये अप्रोच बताता है। ठीक है, ठीक है। In the respect, the contribution of Mary Porter Follett, a member of Human Behavioral School, is particularly mentionable. तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इन्होंने काम किया है, कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इन्होंने काम करके देखा है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इन्होंने काम किया है और ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच इन्होंने निकाला है, जिससे वो लोग एम्प्लॉय के एफिशिएंसी को उनके बिहेवियर के रूप से समझ पाए। ठीक है, इसको आप लोग ने लिख लिया होगा। ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच भी हम आपको समझा दिए, मतलब कि जिनको लिखा है मैरी पॉर्कर फॉलेट ने। आइए अब हम लोग मॉडर्न स्कूल के बारे में चर्चा करते हैं। अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न स्कूल। मॉडर्न स्कूल के भी दो टाइप्स थे। सबसे पहला टाइप सिस्टम अप्रोच स्कूल, लिखिए सिस्टम अप्रोच स्कूल। लिखिए नीचे, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, मैनेजमेंट इज ए सिस्टम, मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज ए सिस्टम। ये स्कूल के तहत मैनेजमेंट एक सिस्टम है। ठीक है, मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन of different factors, of different factors forming factors forming the the part of overall management, overall management process। ठीक है, which is interrelated, which is interrelated। interrelated ओके, ठीक है, लिख लिया आप लोग। आइए, सिस्टम अप्रोच क्या होता है? सिस्टम अप्रोच स्कूल्स के तहत क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को एक साथ जोड़ता है, इंटर रिलेटेड जो है ना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। यानी कि ओवरऑल मैनेजमेंट में जितना भी काम हो रहा है, सारे के सारे एक्टिविटीज को इंटरलेट करना इनका काम है, इंटरलेट करना मैनेजमेंट का काम है। यही बताता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच के तहत मैनेजमेंट इंटर रिलेटेड है, जो कि कोऑर्डिनेशन से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट, सारे के सारे एक्टिविटीज मैनेजमेंट के आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिजेंसी अप्रोच। कंटिजेंसी टू, कंटिजेंसी अप्रोच। आप लोग लिख तो रहे हो ना?
प्लीज ना लिखने की तो गलती मत कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिजेंसी अप्रोच स्कूल। आइए लिखिए इसको, कंटिजेंसी अप्रोच tries to fill the gaps, fill the gaps by by suggesting what should be done, what should be done in in response to an event to an event in the environment. ओके, तो कंटेंजेंसी अप्रोच क्या बोलता है? कंटेंजेंसी अप्रोच ट्राइज टू फिल द गैप्स बाय सजेस्टिंग व्हाट शुड बी डन इन द रिस्पॉन्स टू एन इवेंट इन द एनवायरमेंट। यानी कि एक पर्टिकुलर इवेंट में जहां पे आपको पता नहीं है कि क्या करना है, उस टाइम कंटिजेंसी अप्रोच आपको बोलता है कि क्या करना है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। एक मैनेजमेंट को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो कंटिजेंसी अप्रोच बताता है। ठीक है, एक मैनेजमेंट को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर मौके पर क्या करना चाहिए, कैसे उस सिचुएशन को संभालना चाहिए, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कंटिजेंसी अप्रोच। वो चीज सिखाते हैं कंटिजेंसी अप्रोच के तहत। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हमने सारा का सारा चीज कवर कर लिया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमारा पीडीएफ से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, आपको नोट्स भी लिखवा रहे हैं। आपको यहां पे हमने क्या क्या प्रोवाइड किया, आपको एक पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया है और आपको नोट्स भी लिखवा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जो जो चीज हम नोट्स लिखवा रहे हैं वो सारे नोट्स तो आप लोग लिखेंगे ही। आप ट्राई कीजिए पीडीएफ में भी जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका भी आप नोट्स लिखिए, उसको भी आप लिख डालिए कॉपी में, है ना। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक। आइए ये सब जो भी यहां पे लिखा हुआ था सब हमने कवर कर लिया। ठीक है, जो जो चीज पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना ही चीज पढ़ना है। अब हमारा टॉपिक रहेगा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हेनरी फॉयल का दिया हुआ 14 प्रिंसिपल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। हेनरी फॉयल का दिया हुआ 14 प्रिंसिपल के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फॉयल जी बोलते हैं कि वर्क को डिवाइड करो, एक ही इंसान के ऊपर सारे के सारे काम का प्रेशर मत दो। हर इंसान अपने डिफरेंट डिफरेंट कैली लेके आता है और डिफरेंट डिफरेंट खूबियां रहती है, तो उस खूबियों के अनुसार हर इंसान को काम दो। सिंपल सा बात है। अगर मैं अकाउंट्स करने में एक्सपर्ट हूं तो मुझे अकाउंट्स के सेक्टर में काम मिलना चाहिए। अगर कोई आईटी में एक्सपर्ट है तो उसको आईटी सेक्टर में काम मिलना चाहिए। अगर कोई टैक्स में महारती हासिल किया है तो उसको टैक्स सेक्टर में काम मिलना चाहिए, है कि नहीं। अगर एक फर्म तुमसे अगर मान लो कि सारा का सारा काम करवाएगा, पूरा का पूरा काम करवाएगा, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना भाई। तो हेनरी फॉयल ये बिलीव करते हैं कि आप क्या करो, आप वर्क को डिवाइड कर दो और उन वर्कर्स को काम दो जिन वर्कर्स को बहुत अच्छे से काम करना आता है, जिन वर्कर्स को एक पर्टिकुलर काम बहुत अच्छे से काम करना आता है। ठीक है, तो हेनरी बिलीव दैट द सेग्रीगेटिंग वर्क इन ए वर्क फोर्स amongst the worker will enhance the quality of the product। सिंपल सा बात है। ओके, इसके बाद वाला प्रिंसिपल ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, so these are the two key aspects of management। Authority facilitates the
meant to work efficiently. ऑथोरिटी मतलब क्या है? ऑथोरिटी मतलब है कि मैनेजमेंट को खुला छोड़ दो और मैनेजमेंट को अपना काम एफिशिएंटली करने दो। यहां पे हेनरी फॉयल जी ने बताया है कि ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट को अपना काम एफिशिएंटली करना दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल। यानी कि हेनरी फॉयल ये कहना चाहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे हो, है ना? ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे हो। सबसे पहले ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी मतलब मैनेजमेंट को एफिशिएंटली काम करने मिलना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि मैनेजमेंट जो भी काम करते हैं उस काम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, उस काम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे अब थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम ही मान लो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट डिसिप्लिन जा रहे हो, कुछ भी इनफॉर्मल पहन के जा रहे हो, इनफॉर्मली बात कर रहे हो, ये गलत बात है। फिर तो अपने गोल्स को अचीव कोई भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज सब तो दोस्त बन जाएंगे। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन के बिना बिल्कुल नहीं चल सकता। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। इट इज द कोर वैल्यू ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, सो गुड मैनेजमेंट के लिए गुड डिसिप्लिन चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। एकता में ही बल है। यानी कि हर इंप्लॉइज को दूसरे इंप्लॉइज के बेसिस पे काम करना चाहिए, दूसरे इंप्लॉइज के कमांड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का काम इंटर रिलेटेड रहता है। मिलजुल के काम करो और मिलजुल के गोल्स को अचीव करो। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यही होता है। दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड फॉलो हिज कमांड। यानी कि सारे के सारे इंप्लॉइज का एक ही बॉस रहना चाहिए और एक ही बॉस का कमांड वो फॉलो कर रहे हैं। सिंपल सा बात है। अगर मान लो मेरे 5 बॉस है, अब मैं किसके किसके कमांड को फॉलो करूं, है ना? तो एक से ज्यादा बॉस नहीं रहना चाहिए, एक ही बॉस रहना चाहिए और एक ही बॉस सारे के सारे इंप्लॉइज को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिट मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? whoever is engaged in the same activity should have a unified goal। यानी कि हर एक एम्प्लॉइज का गोल रहना चाहिए कि उसे किस जगह पे पहुंचना है, उसे किस जगह पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना है। अगर मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कि मुझे आपके सेमेस्टर 1 के सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, फिर तो गलत हो जाएगा ना जी। मुझे अपना गोल पता हुआ रहना चाहिए, आपको भी अपना गोल पता हुआ रहना चाहिए, है ना? अगर आपको अपना गोल पता रहेगा फिर ही तो आप उसको अचीव कर पाओगे। सिंपल सा बात है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, आप समझे? इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यानी कि एक कंपनी को पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर काम करना चाहिए। यानी कि एक पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के, पर्सनल इंप्लॉय इंटरेस्ट को छोड़ के पूरे कंपनी के इंटरेस्ट पर उन्हें फोकस करना चाहिए। सिंपल सा बात है। इसके बाद रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मतलब क्या हुआ कि ठीक तरह से सैलरी देना, ठीक तरह से पैसे देना, इंडिविजुअल एफर्ट्स को कदर करना। तो दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स ऑफ ए कंपनी। अगर कंपनी को आप अच्छे से चलाना चाहते हैं तो अपने इंप्लॉयज को अच्छे तरह से सैलरी दीजिए, सही टाइम में सैलरी दीजिए और सही अमाउंट ऑफ सैलरी दीजिए, उसके एफर्ट्स को कदर कीजिए। इसके बाद है सेंट्रलाइजेशन। इसके बाद क्या है? सेंट्रलाइजेशन। हर काम, हेनरी फॉयल के मुताबिक हर काम सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, हर काम एक जगह पे होना चाहिए। अब मान लो 50 जगह से काम चल रहे हैं, 50 जगह से काम हो रहे हैं, फिर तो गलत हो जाएगा ना। So in a company, the management or an authority responsible for the decision making process should be neutral। यानी एकदम एक ही जगह से सारा का सारा डिसीजन हो रहा है और सेंट्रलाइज्ड वे में डिसीजन हो रहा है। ठीक है, स्केलर चेन। स्केलर चेन के बारे में पढ़ते हैं। फॉयल ऑन प्रिंसिपल highlights the hierarchy steps from the
ये टॉप टू द लोएस्ट, यानी कि अगर मुझे ए टू, अगर मान लीजिए ए यहां पे मैनेजर है, ओके, ए को जेड तक पहुंचाना है, जेड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, तो ए सबसे पहले बी के पास जाएगा, बी सी के पास जाएगा, सी डी के पास जाएगा, एक चेन को फॉलो करेगा, उस चेन को फॉलो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर चेन। तो फॉयल का नौवां प्रिंसिपल है स्केलर चेन। इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, डायरेक्टली अपने सबऑर्डिनेट से जाके बात नहीं कर सकते, या तो एक सबऑर्डिनेट डायरेक्टली पूरा सुपीरियर से बात नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको एक चेन फॉलो करना पड़ेगा। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किसको अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको समझना पड़ेगा, उसका बॉस कौन है, उसका इमीडिएट बॉस कौन है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए ए को जेड तक इंफॉर्मेशन देना है, तो ए सबसे पहले बी को इंफॉर्मेशन देगा, बी सी को इंफॉर्मेशन देगा, सी डी को इंफॉर्मेशन देगा, डी ई को इंफॉर्मेशन देगा, इस तरह से यहां पे चेन बनता जाएगा, तो चेन वाइज काम होगा, ठीक है। इसके बाद इक्विटी, अच्छा एक एक छूट गया, ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर छूट गया, ऑर्डर पढ़ते हैं। ए कंपनी शुड मेंटेन ए वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव ए फेवरेबल वर्क कल्चर, यानी कि एक फेवरेबल वर्क कल्चर हो, वर्क एनवायरनमेंट सही हो, पॉजिटिव मतलब एटमॉस्फेयर हो। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, वर्क एनवायरनमेंट सही हो, वर्क कल्चर सही हो, वर्क ऑर्डर के तहत काम हो, और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो, जिससे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिले, जिससे एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़े। इसके बाद इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है, ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, चाहे वो प्यून क्यों ना हो, हर एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जाए, हर एम्प्लॉयज को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए। ऐसे नहीं कि अरे वो तो सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो बहुत निचला दर्जा का एम्प्लॉय है, उसको तो हम रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में फेस वो डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद स्टेबिलिटी, एंड एम्प्लॉयज डिलीवर द बेस्ट इफ दे कैन फील सिक्योर इन द जॉब, यानी कि हमेशा एम्प्लॉयज को एक सिक्योरिटी रहनी चाहिए। मैनेजमेंट का ये ड्यूटी है कि एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, जिससे एम्प्लॉयज अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। एम्प्लॉयज तभी बेस्ट देगा जब उसके पास जॉब सिक्योरिटी रहेगी, जॉब सिक्योरिटी रहेगी तभी वो बेस्ट देगा। इसके बाद इनिशिएटिव, इनिशिएटिव 13th प्रिंसिपल, इनिशिएटिव, द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड encourage द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को कि आप इनिशिएटिव लीजिए और ऑर्गेनाइजेशंस के फैसले में इंटरेस्ट दिखाइए, ठीक है, यानी कि इंटरेक्ट करने का मौका देना चाहिए उनको भी, अपने मतलब कि उनको भी अपने यहां पे इनिशिएटिव देना चाहिए, है ना। इसके बाद एस्पिरिट डी क्रॉप्स, एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब होता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज एंड बी सपोर्टिव टू ईच अदर रेगुलरली, यानी कि अपने एम्प्लॉयज को आप लोग मोटिवेट कीजिए और हर समय एम्प्लॉयज का सपोर्ट में रहिए। ऐसे नहीं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए आपस में। अगर आप, अगर मान लीजिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के मतलब ये बीच अगर कोई रिलेशन ही नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, फिर काहे का मैनेजमेंट। एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब यही होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज के बीच में, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन मेंटेन कीजिए, इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए कि ताकि कभी आपके बीच में ट्रस्ट इशू ना आए, कभी आपके बीच में झगड़े ना हो, वर्क एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रहे, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रहे, ठीक है। ओके, सो आई होप आज हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। जितना मैं देख रहा हूं, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है। मैं बता दूं, इस पीडीएफ से भी बहुत कुछ मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, बिकॉज उस सारी चीज को मैं लिखवा देता हूं, इसीलिए जितना चीज मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना को ही पढ़ना है और सीधा सीधा कॉपी में नोट कर लेना है। कॉपी में नोट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ओके।
ठीक है, आज दोस्तों आज हम लोग फिर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर लेंगे फाइनली और प्लानिंग में चलेंगे। अब हम लोग प्लानिंग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर लेंगे। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।